अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग अक्सर मुल्क के दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं, जिसमें वो आवाम से बराह रास्त रब्ता करके उनके मसाइल से बाखबर रहते हैं। चीन में आलमी रोबोटिक कॉन्फ्रेंस, तेज़ी से तरक्की करती चीनी डिजिटल इकोनॉमी, नाकारा कार बैटरीज की रीसाइकलिंग के बारे में रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हम आपको बताएंगे कि चीन को किस वजह से तिब्बी अमले की शदीद कमी का सामना है। नए दौर में इस्लाहात और खुलेपन को फरोग देने के लिए चीन के बड़े इकदामात क्या हैं। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले आड़ू की ऑनलाइन फरोग से किसानों की आमदन बढ़ने के बारे में भी बताएंगे। रेल और सड़क नेटवर्क की तौसीह से चीन कैसे फायदा उठा रहा है और तिब्बत के शहर लहासा की मशहूर कॉफी भी पिएंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीनी सदर शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन भी हैं। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के गर्ज से उन्होंने सूबा लियाओनिंग और शिमाल मशरकी चीन के दीगर हिस्सों का 2 रोज़ का दौरा किया। सदर शी ने मकामी हुकाम को फराइज़ मज़ीद जिम्मेदारी से अंजाम देने की हिदायत की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सूबा लियाओनिंग और शुमाल मशरकी चीन के दीगर हिस्सों का 2 रोज़ा दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी हुकाम को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करने और नए दौर में इस खत्ते की जिद्दत के लिए मजीद कामयाबियां हासिल करने की तरगीब दी है। हुकूमती निज़ाम और सलाहियत में बेहतरी का अमल तेज करने और पार्टी के इंतजामी उमूर मजीद सख्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने 16 अगस्त को चिनचाओ शहर का मुआयना किया, जहाँ उन्होंने पहला क़याम लियाओशन मुहिम की यादगार पर किया। चीनी सदर ने शुमाल मशरकी चीन की आज़ादी की तारीख और 12 सितंबर से 2 नवंबर 1948 तक जारी रहने वाली लियाओशन मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने 7 दहाइयों से जायद अरसा कबल मैदान जंग में लड़ने वाले साबिक फौजियों के नुमाइंदों और इस मुहिम में जान देने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात की। चीनी सदर कुदरती माहौल की बहाली के लिए मकामी कोशिशों का जायजा लेने के लिए चिनचाओ के एक जंगलाती पार्क में भी गए। उन्होंने सैलाब पर काबू पाने और कुदरती माहौल की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सूबे की कोशिशों के बारे में रिपोर्ट सुनी। पार्क में मकामी बाशिंदों के साथ बातचीत करते हुए चीनी सदर ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में उनकी आगाही में इजाफे की तरगीब दी। बीजिंग में 4 रोज़ा रोबोटिक आलमी कॉन्फ्रेंस 2022 इख्तिताम पजीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस में 130 से जायद कंपनियों ने अपनी रोबोटिक मसनूआत की नुमाइश की। खेल, ज़राअत समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए रोबोटिक एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई गई। बीजिंग में मुनक्किदा 4 रोज़ा आलमी रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें 30 से जायद नए रोबोट्स की नुमाइश भी की गई। आलमी रोबोट कॉन्फ्रेंस का आगाज 18 अगस्त को हुआ, जबकि 500 से जायद रोबोटिक मसनूआत की नुमाइश में शिरकत के लिए 130 से जायद कंपनीज को मदऊ किया गया था। ऑनलाइन और ऑफलाइन मुनक्किद की गई इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बड़े इवेंट्स यानी फोरम, नुमाइश और एक मुकाबले का इनेकाद यकीनी बनाया गया था। कॉन्फ्रेंस की एक खास बात यह भी थी कि इसमें सनत, ज़राअत और खेलों समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से रोबोट्स की मुतादिद एप्लीकेशंस का तारुफ भी पेश किया गया था। बीजिंग में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग और आलात के फरोग के इंचार्ज ली ईचुआन के मुताबिक चीन में रोबोट्स की सनत और दुनिया के जदीद तरीन रोबोट तैयार करने वाले इदारों के दरमियान अब भी फर्क मौजूद है, लेकिन आलमी रोबोट इंडस्ट्री में चीन के खिदमतगार रोबोट्स, खुसूसी रोबोट्स और बुनियादी आलात की पेशरफ्त जारी है। रोबोट से तवक्को की जाती है कि वो मजीद एप्लीकेशंस के मंजरनामों में नुमाया किरदार अदा करेंगे। चीन की डिजिटल इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतहरिक है। चीन ने गुज़श्ता दहाई में अपनी डिजिटल सनत को बहुत तरक्की दी है। तकरीबन 20 लाख 5G स्टेशंस वसी शहरी और देही इलाकों का अहाता करते हैं। ड्रोन्स ने खेती बाड़ी और ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। चीन में तकरीबन 20 लाख बुलंदबाला 5G स्टेशन वसी शहरी और देही इलाकों का अहाता करते हैं। मुल्क की मुतादिद स्मार्ट सनतों में मजदूरों की जगह ज़हीन मशीनों की कतारों और इंटरनेट से मुंसलिक लाखों आलात की बदौलत किसी भी डिजिटल प्लांट की कारकर्दगी के बारे में फौरी मालूमात का हुसूल इंतहाई आसान हो चुका है। न सिर्फ ये बल्कि झुंड की सूरत में प्रवास करते ड्रोन्स की आवाज़ों ने खेती बाड़ी और ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले ये तमाम रोज़मर्रा शोबे उस नुमाया
پیش رفت کی عکاسی کرتے ہیں جو چین نے گزشتہ دہائی میں اپنی ڈیجیٹل معیشت کو ترقی دینے کے لیے جاری رکھی ہے۔ سال 2012 میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے چین کی ڈیجیٹل معیشت نے بے مثال ترقی حاصل کی ہے، جو تیز رفتار، دائرہ کار میں وسیع اور اثر و رسوخ میں انتہائی دور رس ہے، جس سے چینی عوام کی رہائش اور کام کرنے کے انداز میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس نے چین میں اعلیٰ معیار کی حامل ترقی کو تقویت دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آج چین کی ڈیجیٹل اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متحرک ہے، جس کی تیز رفتار وسعت کا مقابلہ بہت کم ممالک کر سکتے ہیں۔ چین نے کاروں کی ناکارہ بیٹریوں کے دوبارہ استعمال کے لیے نمایاں اقدامات اٹھائے ہیں۔ چین میں اس وقت نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایسی گاڑیوں کی پہلی کھیپ کو ناکارہ ہونے سے بچانے کے لیے متعلقہ ادارے اپنی پاور بیٹریوں کو ری سائیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین نے کاروں کی ناکارہ بیٹریز کے دوبارہ استعمال کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ گرین ٹرانزیشن کے تحت نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی پہلی کھیپ میں استعمال کی گئی بیٹریز کی ری سائیکلنگ کے لیے ٹریسیبلٹی مینجمنٹ پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے۔ جون 2022 کے آخر تک ملک بھر میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 1 کروڑ 10 ہزار تک ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ چین میں اس نوعیت کی گاڑیوں کی پہلی کھیپ چونکہ ناکارہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے متعلقہ ادارے اپنی پاور بیٹریز کو ری سائیکل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے اور ناکارہ ہونے والی گاڑیوں سے کارآمد اشیاء کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکے۔ اگست 2021 میں چینی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ان جدید گاڑیوں سے نکالی گئی پاور بیٹریز کے استعمال کے انتظامات کے حوالے سے قواعد و ضوابط متعارف کروائے، جس میں کہا گیا ہے کہ بظاہر ناکارہ بیٹریز میں 70 سے 80% صلاحیت اب بھی موجود ہے، جسے بروئے کار لا کر انہیں اسٹوریج یا بیک اپ پاور بینک کے طور پر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین کی وزارت تعلیم نے پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے حقائق نامہ پیش کیا ہے۔ اس حقائق نامے میں جدید پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ کے لیے نمونہ کشی کو اجاگر کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں پیشہ ورانہ تعلیم نے اقتصادی ترقی، عوام کے روزگار میں اصلاح کی ہے۔ چینی وزارت تعلیم نے 20 اگست کو ملک کی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ایک حقائق نامہ جاری کیا، جس میں مخصوص جدید پیشہ ورانہ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اس کی نمونہ کشی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ دستاویز 19 اگست سے شروع ہونے والی پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی ترقی کے لیے منعقدہ عالمی کانفرنس میں جاری کی گئی۔ بعد از وبائی دور میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی ترقی، نئی تبدیلیاں، نئے طریقے اور نئی مہارتیں کے عنوان سے منعقدہ اس 2 روزہ کانفرنس کا مقصد مختلف ممالک کے درمیان پیشہ ورانہ تعلیم کے تبادلے اور تعاون کا طریقہ کار تشکیل دینا اور پیشہ ورانہ تعلیم کی ترقی پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ حقائق نامے کے مطابق چین میں پیشہ ورانہ تعلیم نے اقتصادی ترقی، عوام کے روزگار میں اصلاح، تعلیمی نظام میں بہتری اور بین الاقوامی تبادلوں میں اضافہ کرتے ہوئے چین کی جدیدیت کے ساتھ مل کر ترقی کی ہے۔ سال 2012 کے بعد سے چین نے پیشہ ورانہ تعلیم کو عام تعلیم کی طرح متوازی اہمیت دیتے ہوئے جدید پیشہ ورانہ تعلیمی نظام تشکیل دینے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ چین کو اس وقت طبی عملے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق چین میں ہر 1000 افراد کے لیے اس وقت 3.4 ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عملے میں کمی کی بڑی وجہ میڈیکل تعلیم کے دورانیے کا طویل ہونا اور طبی عملے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا ہے۔ ماہرین کے مطابق چین کے طبی نظام میں عوامی ضروریات پوری کرنے کے لیے عملے کی کمی ہے، اگرچہ ڈاکٹروں کی تعداد میں ہر سال اضافہ جاری رہتا ہے۔ چین میں ہر 1000 افراد کے لیے اس وقت 3.04 ڈاکٹرز موجود ہیں۔ قومی طبی کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 کے دوران ملک بھر میں صحت کے اداروں کے 8.47 ارب طبی دورے کیے گئے، جو سال بسال 73 لاکھ کا 9.4% اضافہ ہے۔ چین میں اوسطاً ہر شخص گزشتہ سال 6 بار اسپتال جا چکا ہے اور ہر ڈاکٹر سے 6.5 بیرونی مریض ملاقات کر چکے ہیں، جبکہ ڈاکٹر یومیہ 2.2 داخلی مریضوں کے علاج پر بھی مامور رہے۔ کیپٹل میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک بیجنگ چیسٹ اسپتال کے صدر لی شاؤ پی کا کہنا ہے کہ ملک میں طبی کارکنوں کی موجودہ تعداد میں ہر سال بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق اضافہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ابھی ایک طویل سفر طے کرنا باقی ہے۔ ماہرین نے اس کمی کی بڑی وجہ ڈاکٹروں کی تعلیم کے طویل دورانیے اور ذمہ داریوں میں اضافے کو قرار دیا۔
चीन भर में आवाम के लिए छोटे पार्क्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इन छोटे यानी पॉकेट पार्क्स के तहत शहरों में मौजूद 400 से 10,000 मुरब्बा मीटर के दरमियानी रकबे पर मुहित गैर आबाद मकामात को इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ शहरियों की सहूलत के लिए फिटनेस आलात भी मौजूद हैं। चीन भर में आवाम के लिए छोटे पार्क्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, जो शहरियों को सब्ज मनाजिर से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम करते हैं। इस इकदाम के तहत मसरूफ शहरी इलाकों में मौजूद वीरान और खाली जगहों को तफरीही मकामात में तब्दील किया जा रहा है। इन छोटे यानी पॉकेट पार्क्स के तहत शहरों में मौजूद 400 से 10,000 मुरब्बा मीटर के दरमियानी रकबे पर मुहित गैर आबाद मकामात को इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत से शहरों के छोटे पार्क्स राहदारियों, नशिस्तों, पैदल चलने के रास्तों और फिटनेस के आलात जैसी सहूलियात से रास्ता है। ये पार्क्स अवामी सरगर्मियों जैसे सकाफती परफॉर्मेंस, आर्ट की नुमाइश और हफ्ते के इख्तिताम पर मकामी आबादी की सरगर्मियों के लिए मकबूल मकामात बन चुके हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन की पैचुआन छियांग खुद इख्तियार काउंटी में सफाई पर मामूर कारकुन एक सब्ज राहदारी को पानी दे रहे हैं, जो काउंटी में मौजूद 8 पॉकेट पार्क्स को बाहम मुंसलिक करती है। चीन ने नए दौर में इस्लाहात और खुलेपन को फरोग देने के लिए बड़े इकदाम किए हैं। इस हवाले से शंघाई में वाक़ई आजमाइशी आज़ादाना तिजारती जोन लिंकांग खुसूसी इलाका अहम कारोबारी हब की शक्ल इख्तियार कर गया। सदर शी ने हुकाम को हिदायत की कि लिंकांग को तिजारत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में जिद्दत पसंदी दी जाए। अगस्त 2019 में इफ्तिताह के बाद से शंघाई में वाक़े चीन का आजमाइशी आज़ादाना तिजारत का जोन लिंकांग खुसूसी इलाका मुल्क की तकनीकी सनतों की तरक्की और दुनिया के साथ इनकी तिजारत को वुसअत देने में कलीदी मुहर्रिक रहा है। ये इलाका नए दौर में चीनी मईशत की तरक्की के लिए हुकूमती तरजीहात पर अमल दरामद और खुलेपन में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस अमर को यकीनी बनाते हुए चीन के लिंकांग खुसूसी इलाके की सलाहियतों में ज्यादा से ज्यादा इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है कि इसे तिजारत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे में जिद्दत का शाहकार बनाने के लिए आला तरीन मयार को बरकरार रखा जाए। इफ्तिताह के बाद से गुज़श्ता 3 साल के दौरान लिंकांग खुसूसी इलाका दुनिया की मुख्तलिफ मंडियों से मुंसलिक होने, इलाकाई और आलमी तिजारती रास्तों में अपने अहम किरदार को इस्तेहकाम और तौसी देने के लिए नए खुसूसी इक्तसादी अफ़ाल को अपनाने में जदीदियत का मरकज रहा है। नए दौर में इस्लाहात और खुलेपन को फरोग देने के लिए आजमाइशी आज़ाद तिजारती जोन्स की तामीर CPC की मरकजी कमेटी का एक अहम स्ट्रेटेजिक इक़दाम है। सूबा सिचुआन का शहर ज़ीकोंग रंग बिरंगी लालटेनों का बरामदी मरकज है। शहर में लालटेन आर्ट्स का कॉलेज, तरबियती स्कूल, तहकीकाती इदारे कायम किए गए हैं। यहाँ की लालटेनें दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। ज़ीकोंग शहर चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन में रंग बिरंगी लालटेनों का बरामदी मरकज है। यहाँ रिवायती सकाफत और दस्तकारी की सनत को फरोग देने की गरज से पेशावराना अफरादी क़ुव्वत तैयार करने के लिए लालटेन आर्ट्स का एक कॉलेज, पेशावराना तरबियती स्कूल और तहकीकी इदारे कायम किए गए हैं। चीनी नए कमरी साल के मौके पर लालटेन शो चीन का एक रिवायती त्यौहार है। हालिया वर्षों के दौरान इस त्यौहार में इस्तेमाल होने वाली लालटेनों को चीनी सकाफत की एक अहम अलामत के तौर पर दुनिया के बहुत से ममालिक को बरामद किया गया। गुज़श्ता चंद साल के दौरान ज़ीकोंग शहर की जानिब से 80 से जायद ममालिक और खित्तों के 300 से जायद शहरों में तकरीबन 1000 लालटेन शो का इनेकाद यकीनी बनाया गया है। कोविड-19 की वबा के बायस तवील अरसे तक जारी रहने वाली बहुत सी सफरी पाबंदियों के बावजूद रवां साल जनवरी से जून तक बैरून मुल्क 40 से जायद ज़ीकोंग लालटेन शो मुनक्किद किए गए। उम्मीद है कि इस साल के इख्तिताम तक ऐसी नुमाइशों की तादाद 60 से तजावुज़ कर जाएगी। चीनी लोग मौसम गर्मा के दौरान मुख्तलिफ सेहतमंद सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। कोरोना के बायस फिटनेस के लिए घरों में ट्रेडमिल्स, कूदने वाली रस्सियां और स्मार्ट ब्रेसलेट की मांग बढ़ रही है। फ्रिस्बी का खेल भी नौजवानों में बहुत मकबूल हो रहा है। मौसम गर्मा की शिद्दत ने वर्जिश करने के लिए बहुत से लोगों की हौसला शिकनी की है, लेकिन चीन में अब भी खेलों के बहुत से शायकीन अंदरूने खाना और खुले मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हालिया मौसम गर्मा के दौरान फिटनेस के लिए घरों में ट्रेडमिल्स, कूदने वाली रस्सियां और स्मार्ट ब्रेसलेट जैसी दीगर आलात मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सेहत की अहमियत को समझते हैं और कोविड-19 की वबा के दौरान घर पर वर्जिश करने को तरजीह देते हैं। शंघाई में वाक़ई खेलों की एक दुकान के मैनेजर
چانگ ہان کے مطابق اس سال کے آغاز سے صرف اس اسٹور سے فٹنس کے سامان کی فروخت گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک اور کھیل جسے فرسبی یا فلائنگ ڈسک بھی کہا جاتا ہے چین کے متعدد حصوں میں مقبول ہے۔ جنوبی شہر کوانگچو میں نوجوانوں کے ایک گروہ کے ہاتھوں میں مختلف نمونوں اور رنگوں کی فلائنگ ڈسک موجود ہے جو فرسبی پھینکنے اور پکڑنے کی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہاں موجود ایک کوچ انہیں کھیل کے اصول اور بنیادی تکنیک سکھا رہا ہے۔ فرسبی کے ایک کھلاڑی کا کہنا ہے کہ یہ صرف چھوٹی سی ایک پلیٹ ہے، یہ اتنا تھکا دینے والا کھیل نہیں بلکہ اسے نسبتاً محفوظ کھیل کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران چین میں ذرائع نقل و حمل میں نمایاں توسیع ہوئی ہے۔ ریلوے لائن، پلوں اور سڑکوں کا جال ملک بھر میں پھیلا دیا گیا ہے۔ تبت میں دریائے یارلنگ زانگپو کے ساتھ 7 سال میں 17 ریلوے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ چینی ریل نیٹ ورک سے مقامی افراد کے ساتھ ساتھ تارکین وطن مزدوروں کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ چین میں ذرائع نقل و حمل کے نیٹ ورک میں گزشتہ دہائی میں نمایاں توسیع دیکھنے میں آئی ہے۔ چین کے جنوب مغربی تبت خود اختیار علاقے میں دریائے یارلونگ زانگپاؤ کے ساتھ ساتھ گزشتہ 7 سال کے دوران مجموعی طور پر 17 ریلوے اسٹیشنز قائم کیے گئے جن کی اوسط بلندی 3500 میٹر سے زائد ہے۔ چامیانگ لودرے نامی کونگر کاؤنٹی کا رہائشی ایک بچہ اس وقت 11 سال کا تھا جب لہاسا نیننگ چھی ریلوے کو جون 2021 میں آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ چامیانگ لودرے کا کہنا ہے کہ جب اس نے پہلی بار فوشنگ بلٹ ٹرین کو دیکھا تو وہ بہت پرجوش تھا اور اس نے ریل گاڑی کی طرف ہاتھ ہلایا، یہاں تک کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ریل گاڑی کے ساتھ دوڑ لگائی۔ سب لوگ بہت خوش اور پرجوش تھے۔ کوہ الپس جیسے سرد علاقوں یا سخت ارضیاتی ماحول کے حامل مقامات پر ریلوے لائن کی تنصیب کے لیے چینی انجینئرز نے آزادانہ طور پر انجینئرنگ کی منفرد مشینری تیار کی ہے، جیسا کہ سخت چٹان میں سرنگ بنانے والی مشین۔ ایک بورنگ مشین کے ڈرائیور وانگ شن کے مطابق یہاں گہرائی میں موجود گرینائٹ کی چٹانیں بہت سخت ہیں، یہی وجہ ہے کہ کارکن روزانہ صرف 5 میٹر تک سرنگ کھودنے میں ہی کامیاب رہتے ہیں۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں دنیا کی پہلی صحرائی ریلوے لوپ لائن جو 2712 کلومیٹر طویل ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ چین کے جنوب مغربی صوبہ کوئچاؤ میں جو چونے کی کانکنی کے لیے مشہور ہے، گزشتہ 10 سال کے دوران مختلف اقسام کے تقریباً 20,000 پل تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران چین بھر میں 50,000 سے زائد انتظامی دیہاتوں کو بسوں تک رسائی فراہم کی گئی، جبکہ مغربی چین میں ریلوے لائن کی مجموعی لمبائی 60,000 کلومیٹر سے تجاوز کر گئی ہے، جو ملک بھر میں ریلوے لائن کی مجموعی طوالت کا 40% ہے۔ چین میں نقل و حمل کے نیٹ ورک کی اس تیز رفتار ترقی نے تارکین وطن کارکنوں کے سفر میں بھی نمایاں سہولیات فراہم کی ہیں۔ ایک تارک وطن کارکن کا کہنا ہے کہ ہر روز 10 سے زائد ریل گاڑیاں ان کے آبائی شہر کے لیے روانہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ جب چاہیں اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ ایک اور تارک وطن نے بتایا کہ وہ 3 سے 4 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ سکتا ہے اور اب گھر تک کا سفر خوشگوار اور آرام دہ بھی ہے۔ چائنا ٹوڈے میں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چینی دارالحکومت بیجنگ کا نواحی گاؤں پھنگو آڑو کی سالانہ کاشت 25 ملین کلو گرام تک لے جا چکا ہے۔ مقامی حکومت کے اہلکار کسانوں کی آمدن بڑھانے کے لیے انٹرنیٹ پر آڑو پروجیکٹ کے ذریعے سارے ملک میں اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ 5 برس کے دوران ای کامرس سے 9 کروڑ کلو گرام سے زائد آڑو فروخت ہوئے۔ میں ایک آڑو ہوں۔ میں بیجنگ کے ایک پہاڑی علاقے پھنگو ڈسٹرکٹ میں پلا بڑا ہوں۔ میں بہت رسیلا اور میٹھا ہوں۔ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے مجھے لوگوں میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ آسان آن لائن شاپنگ کی وجہ سے پورے چین کے لوگ میرا لذیذ ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ میں ایکسپریس کار میں اپنے طویل سفر سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ میرا آبائی گھر ہے، بیجنگ پھنگو ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں۔ ہمارے گاؤں میں قابل کاشت اراضی 3 مربع کلومیٹر ہے۔
ये तमाम आड़ू के बागात हैं। मुख्तलिफ इक़साम के आड़ू की सालाना पैदावार तकरीबन 25 मिलियन किलोग्राम है। ये आड़ू उगाने वाला एक मशहूर गांव है। फिंगू में बहुत आला क्वालिटी का आड़ू पैदा होता है, लेकिन माजी में आड़ू सिर्फ 2 युआन या 4 युआन फी किलोग्राम की कीमत से फरोख्त किए जाते थे। बाज़ औक़ात तो मार्केट के बुरे हालात की वजह से एक टोकरी को 10 युआन या 20 युआन में फरोख्त किया जाता था और किसानों की 1 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती थी। इसलिए मकामी हुकूमत ने मेरी मदद करने और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए एक मौसर तरीका निकाला है। वो इंटरनेट प्लस आड़ू प्रोजेक्ट है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? ये ऑनलाइन सेल्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। फरोख्त के मसले को हल करने के लिए हमारे गांव में पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी ने किसानों के लिए ई कॉमर्स की तरबियत के लिए माहिरीन को बुलाया। माजी में फिंगू में हम आड़ूओं को सिर्फ किसी दुकानदार को फरोख्त किया जाता था जो आड़ू लेने के लिए गांव आते थे। कीमत भी बहुत ही कम होती थी। अब गांव में लोगों ने इंटरनेट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना सीख लिया है। वीचैट, अलीबाबा और टिकटॉक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऑनलाइन लाइव फरोख्त की जाती है और मुल्क भर के लोग मुझे जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि हमारे फिंगू के आड़ू बहुत मज़ेदार होते हैं। इसके नतीजे में मार्केट में कमी की अब कोई फिक्र नहीं। कीमत में भी इजाफा हो चुका है और किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो गया है। 2017 से 2021 तक 5 साल मुद्दत के दौरान ई कॉमर्स ने फिंगू आड़ू की तकरीबन 9 करोड़ किलोग्राम फरोख्त, जिससे किसानों की आमदनी में 500 मिलियन युआन से ज्यादा इजाफा हुआ। यहाँ आड़ू की ज्यादा फरोख्त का एक और राज ये है कि चीन भर के 300 से ज्यादा शहरों में आड़ू महज 24 घंटों के अंदर अंदर डिलीवर किए जाते हैं और इनके ताज़ा होने की जमानत फराहम की जाती है। ये सब एक्सप्रेस डिलीवरी की वजह से मुमकिन हुआ है। यहाँ कायम एक्सप्रेस डिलीवरी के बड़े मरकज़ की वजह से तमाम कस्बों और देहात तक आड़ू की डिलीवरी की कवरेज को यकीनी बनाया गया है और बिलाशुबा इतनी मौसर तरीके से डिलीवरी करने के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी इंडस्ट्री की हाई टेक तरक्की नागुज़ीर है। जिस लम्हे से ग्राहक ऑर्डर देता है, हमारे आड़ू के हर डब्बे पर इसकी अलग मंजिल और शनाख्त का नंबर दर्ज कर दिया जाता है। एक खास शनाख्ती लेबल के साथ चस्पा होने के बाद मैं हजारों पार्सल्स के साथ एक बड़े छांटने वाले मरकज तक पहुंच जाऊंगा और फिर इनके साथ पूरे मुल्क में जाऊंगा। हर जगह मौजूद मालूमाती नेटवर्क, तमाम समतों में फैला हुआ नकलो हमल का नेटवर्क, मौसर डिलीवरी नेटवर्क और ज़हीन और दुरुस्त कंप्यूटिंग पावर सपोर्ट ने मुझे 24 घंटों के अंदर कस्टमर तक पहुंचने के काबिल बनाया है। न सिर्फ फिंगू के आड़ू बल्कि सिंकियांग के खरबूजे, तिब्बत में योक का गोश्त और डालियांग शान की चाय और दीगर पहाड़ों में उगने वाली लजीज ग़िज़ाएं भी जो पहले कभी मालूम नहीं थीं, अब इस तरीके से मुल्क के तमाम हिस्सों में फरोख्त होती हैं। इस तरह का सफर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए चाइना टुडे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। तिब्बत का दारुल हुकूमत लहासा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसी तरह मीठी और मक्खन वाली चाय पीना तिब्बती लोगों की आदत है। लहासा की कॉफ़ी यहाँ आने वाले सयाहों को बहुत पसंद आती है। इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हर शहर और हर तहजीब कदीम और जदीद सकाफतों के असरात और इम्तिजाज से गुजरी है। ये लासा है जो सतह समंदर से औसतन 3650 मीटर बुलंद है। सूरज की गर्म तेज किरणों के अलावा यहाँ का आसमान बहुत नीला और मौसम इंतहाई खुशगवार होता है, जो खुद ड्राइविंग करते हुए सैर के लिए बहुत मौजूद है। आसमान कितना नीला है, बहुत साफ सुथरा माहौल है। दरिया की मगरिबी जानिब मुझे खूबसूरत मनाज़र से भरपूर किनारा मिला, जो कैंपिंग और बारबेक्यू के लिए मौजूद है। यहाँ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, बाकी लोग खूबसूरत माहौल पसंद करते हैं। वाह，您这车也太酷了吧！还有咖啡机。您好呀，我大老远就闻到咖啡的香气了。要不要来一杯？好呀，谢谢。来咖啡。谢谢。这咖啡味儿很正啊！我来了这么多天，喝了好多天的酥油茶、甜茶，还是第一次喝到这么味儿正的咖啡呢。拉萨都喝咖啡呀，年轻人很潮的，他们都喜欢喝咖啡。दोस्तों, हम जानते हैं तिब्बत में मकामी लोग ज़्यादातर तो चाय पीते हैं, लेकिन आजकल तो हालिया बरसों में इस जो सियाहत की तरक्की की वजह से बहुत ज़्यादा नौजवान यहाँ आते हैं और कॉफ़ी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है। और इनके पास एक कॉफ़ी शॉप है। थोड़ी बाद में इनके साथ कॉफ़ी शॉप में जाऊंगी। मीठी चाय और मक्खन वाली चाय पीना तिब्बती लोगों की एक कदीम रवायत है। कॉफ़ी की आमद और मकबूलियत ने तिब्बती लोगों के जायके को मीठे से तलख कर दिया है। ये कॉफ़ी शॉप काफ़ी फैशनेबल और बहुत पॉपुलर है। ये बॉस मुझे एक खूबसूरत किस्म की कॉफ़ी बनाना सिखाएंगे, जैसे बटर कॉफ़ी, लेकिन ये याक के दूध से बनाने वाली बटर है। ये मेरी पहली मर्तबा कॉफ़ी बनाऊंगी, बहुत एक्साइटेड हो। 老板，我们开始吧。来吧。来。我们今天做一个酥油咖啡。首先我们要用到酥油。सबसे पहले ये खूबसूरत बटर。然后需要去解冻。好的。好，ये खूबसूरत बटर गरम करें。我们先研磨一点咖啡粉，用18克的咖啡粉，然后萃取28秒。哦，सिर्फ ये प्रेस करके कॉफ़ी एस्प्रेसो कॉफ़ी तैयार होगी।然后这个就是浓缩咖啡。哇，कॉफ़ी की खुशबू आ रही है।给我吧 ，एस्प्रेसो इसमें डाल दें।要准备牛奶，让我们来操作。अब देखिए इसमें दूध है।对，然后斜的，我们要倾斜。斜的，जब हम ये मिल्क डालते हैं, ये एंगल एक खुसूसी एंगल भी चाहिए, एक बहुत तकनीकी का काम है। 6分满，继续贴下去。这现在就要拉花了。对，增加接触面。对，快点，待会儿要分离了。啊，流量加大，再大一点。怎么办？所以这个就是一个错误的示范啊。这也没有形状。没有拿出来。मेरा इरादा है एक जो खूबसूरत फूल की शक्ल बनाऊंगी, लेकिन आप देखें ये बनाने वाली जो शक्ल है फेल। कॉफ़ी के कप में आर्ट वाकई एक तकनीकी काम है।
وہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جو بحری مرتبہ کافی بنا رہے ہو واقعی میں ایک چیلنجنگ صورتحال میں ہوں۔ یہ کافی باس نے بنائی ہے، یہ میں نے خود بنائی ہے۔ پروفیشنل ہے، دیکھنے میں آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ 老板，这个尝起来真的很好喝哎！我自己说实话，就是对于黄油我吃的非常少，会觉得那个味道特别浓。但是我刚喝这个咖啡的时候，其实完全已经尝不到这个酥油或者黄油的味道了，它是很浓的那个咖啡的香气。我们用的酥油是牧区的酥油，那本身来讲，它的整个味道是特别自然，然后它跟牛奶进行融合，和咖啡进行融合之后呢，喝着你会有很浓郁的奶香味。好专业呀！我感觉你讲咖啡的时候，整个人就在发着光。我特别想知道你跟咖啡的故事，是因为听口音感觉不是拉萨本地人吧？我是四川宜宾。为啥要来拉萨？为啥要做咖啡呢？首先我比较喜欢咖啡嘛。这是本身也是我的主要工作。ये बॉस न सिर्फ खुद कॉफ़ी बना सकते हैं बल्कि मकामी बैरिस्टा की तरबियत भी देते हैं और कॉफ़ी से मुतालिक कई कंपनियां भी खुद चलाते हैं। इनकी कोशिशों से तिब्बत की कॉफ़ी इंडस्ट्री में नुमायां पेशरफ्त आई है। कॉफ़ी पीना, गर्म धूप में बैठना और रासा के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होना कितनी खुशगवार दोपहर है। तिब्बत ने रवायती मीठी चाय और जदीद कॉफ़ी को कदरे खूबसूरती से अपने यहाँ जम किया है। सकाफती तगीरात का सामना करते हुए रासा ने रवादारी का इंतखाब किया है और सिर्फ रवादारी ही तरक्की का बाइस बन सकती है। सड़क पर तिब्बत में यहाँ सब कुछ है। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।